बच्चे आप आज का अपना टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। जो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है सेम एज इट इज चैप्टर, सेम टॉपिक्स हमने 9th क्लास में कवर किए थे। याद है सबको वर्क डन वगैरह क्या होता था? वर्क था, पावर था, एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन सारे टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी 9th क्लास में बात करी हुई है। उसी को हम वापस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, और कुछ एक दो नए टॉपिक्स आएंगे और एक नया मेथड होगा यहाँ पे जहां हम कैलकुलस वगैरह यूज करके उन्हीं पुरानी डेरिवेशंस को नए तरीके से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो अपना टॉपिक है बच्चा वो स्टार्ट होता है वर्क। वर्क पता है सबको क्या था? वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर इज सर्टेन चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यही हुआ ना। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं उस पर धक्का मार रहा हूं और मेरे धक्का मारने की वजह से वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है। अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं अगर उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वर्क डन हो जाएगा सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं, देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहां हाथ पे रखा हुआ, मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींच रहा हूं ऐसे, तो मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं? किसी एंगल पे। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ड्रैग कहां हो रहा है? सीधा। ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर को, मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर को, तो यहां पर मैं डायरेक्टली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम्स फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट टाइम्स cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। या मैं इसको एक नए तरीके से अगर बताऊं तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहां पर और इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाई है बच्चा इस डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है, डन है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड होके यहां तक आ गया इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में। अब एक बात बताओ जरा, यहां फोर्स के अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करूं तो क्या क्या बनेंगे? एक बनेगा Fy और एक बनेगा Fx। Fx की वैल्यू क्या होगी? F cos थीटा, और Fy की वैल्यू F sin थीटा। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सबको पता है बच्चा? ठीक है, तो हमारे पास ये F cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसी के डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हुई है कि नहीं ऑब्जेक्ट की? तो मैं वर्क डन की एक डेफिनेशन अब क्या दे रहा हूं? वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ displacement and the component of force in the direction of displacement। समझ में आई ये बात? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही थी उसी डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? F cos थीटा टाइम्स S। और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसको रीअरेंज करके भी लिख लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Fs cos थीटा, यहां से हमारा वर्क डन आ जाता है। एंड वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, पता है? इसी को मैं एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूं कि अगर मेरे को वर्क डन निकालना है, मेरे पास फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं इनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा तो हमें पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो F डॉट S इज इक्वल टू FS cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला डिफाइन हो सकता है और दोनों तरीके से फॉर्मूला आ सकता है। ये बात समझ में आ गई? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी सिंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर। क्लियर है? ये किसी बच्चे को इसमें परेशानी है बच्चा? तो ये जो डेफिनेशन है अब इसे साथ साथ में रीड करो, फॉलो करो इसे, जो मैं बता रहा हूं उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करना। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड actually through some distance in the direction of applied force. Work done by the force is the product of component of force in the direction of displacement and magnitude of displacement। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत समझ में आ गया? अब हमारे पास जो वर्क डन आया वो F cos थीटा into S या Fs cos थीटा या डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे, जो कि A डॉट B AB cos थीटा करके हमारा निकलता होता है। क्लियर है? इसके अलावा एक और बात देखो, अगर हमारे पास फोर्स को मैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, कंपोनेंट्स नहीं बेसिकली वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमारे पास जो फोर्स है उसको मैं Fxi कैप प्लस Fij कैप
प्लस एफ सी के कैप की फॉर्म में लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत? सिमिलरली जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? ये हमने क्या किया बच्चे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को उनके वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो क्या करना होता है, एफ डॉट एस। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, एक्स वाला कंपोनेंट एक्स वाले से, आई वाला ए से, जे वाला जे से, के वाला के से। ये याद है, पता है सबको डॉट प्रोडक्ट में? तो ये क्या निकलेगा, एफ एक्स या एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ से। क्लियर है बच्चा? ये हमारे डॉट प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है। अब मैं अगर वर्क डन का तुमसे डायमेंशन पूछूं तो वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा का तो कोई डायमेंशन है नहीं, फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का क्या आता है बेटा, l, तो ये बन गया ml2 t माइनस टू। अब एक बात बताओ, अगर वर्क डन का ये डायमेंशन आया है, यूनिट क्या आएगी वैसे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो किसके इक्वल होती है, जूल के इक्वल। डायमेंशन और यूनिट किसी और से भी मिलती जुलती हैं, किसके इक्वल, एनर्जी के इक्वल, है ना। जो हमारे पास एनर्जी की यूनिट थी वो क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल, और डायमेंशन भी यही होती है। तो जो वर्क डन है और जो एनर्जी है वो दोनों सेम बात कर रही है। वर्क कैन बी डन यूजिंग एनर्जी बाय डूइंग सर्टेन वर्क, दैट वर्क कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आई ये बात? तो एनर्जी और वर्क डन एक ही बात कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आता है यूनिट। चलो, एब्सोल्यूट यूनिट क्या है बच्चा इसकी, जूल, जो हमारे पास एमकेएस सिस्टम में होती है, न्यूटन मीटर के इक्वल हो गया। अर्ज जो सीजीएस सिस्टम में होती है, ऐसा यूनिट्स हमारी 9 सेंटीमीटर एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। पता है सबको ये। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, केजी मीटर, व्हिच इज इक्वल टू 9.8 जूल। 1 केजी मीटर इज इक्वल टू 1 केजीएफ 1 मीटर cos 0। ठीक है, हाँ जी, अब बोलो बेटा। सर ये जो वेक्टर वाला मेथड है, ठीक है, इससे भी हम f cos थीटा निकाल सकते हैं। इस वाले से, इस वाले से, हाँ हाँ, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, डॉट प्रोडक्ट से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा। अल्टीमेटली बात तो वही पड़ेगी। हाँ, तो सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग है, फोर्स का कंपोनेंट x और y में है, लेकिन यहाँ पर y नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली f और fx और x ही मल्टीप्लाई होगा। fx की वैल्यू क्या होगी, f cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम ऊपर यहीं पहुंच गए कि नहीं। क्लियर है? चलो, तो अब यहाँ पे हमारे पास अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट इज केजी मीटर, और ये किसके इक्वल होगा, 9.8 जूल। ये 9.8 कैसे आया, ये हमारे पास किस तरीके से आएगा, केजी को अगर मैं फोर्स की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मैं वेट को फोर्स की फॉर्म में, न्यूटन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो क्या करता हूं, 9.8 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, वो न्यूटन बन जाएगा। 1 मीटर से मल्टीप्लाई तो 9.8 जूल, पता चला कहां से आया, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये यूज किया। क्लियर है बच्चा? जहां पर हमारे पास वेट होता है जो kgf में है, बेसिकली kg किलोग्राम की बात करें, किलोग्राम फोर्स में अगर हमारे पास कुछ गिवन है, मुझे उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर gf होता, सिर्फ ग्राम फोर्स होती, तो उसको 989 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ये? चलो, अब है वर्क इज सेड टू बी 1 kg मीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 kg moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force। ठीक बात है। ग्राम सेंटीमीटर 1 g सेंटीमीटर 980 डाइन्स 1 सेंटीमीटर cos 0, या 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ज। समझ में आई अर्ज क्यों आया, क्योंकि वहां पर देखो kgf था, उसको मैं डाइन में लिखता, ग्राम सेंटीमीटर को मैंने डाइन टाइम सेंटीमीटर को मैं क्या लिखूंगा, अर्ज। बात समझ में आ गया? तो केजी मीटर 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर का ये रिलेशन आ गया। अब आता है हमारे पास नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, देखो 3 तरीके से हम वर्क डन को कहते होते हैं भाई, वर्क डन 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब 0 नेगेटिव पॉजिटिव की क्या कहानी है, हमारे पास बेसिकली जब हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्क डन है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे, cos थीटा पे। अगर cos थीटा की वैल्यूज की मैं बात करूं, तो cos थीटा की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं बेटा, cos थीटा की वैल्यू, अगर मैं
cos 0 लिखता हूं तो वैल्यू क्या होती है +1, cos 90 लिखूंगा तो 0 और cos 180 लिखूंगा तो -1। तो अल्टीमेटली तीनों वर्क डन दिख रहे हैं यहां से, पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन और माइनस दैट इज नेगेटिव वर्क डन। तो जब पॉजिटिव वर्क डन चाहिए तो क्या होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया 0 डिग्री। वर्क डन क्या आ गया, पॉजिटिव, दैट इज एफ एस cos 0 विच इज इक्वल टू पॉजिटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली। बिल्कुल ठीक है, किसी को दिक्कत, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कोई एंगल नहीं बना। लेकिन अगर मान लो फोर्स नीचे को लग रही है, मूवमेंट उसके राइट एंगल पे हो रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या बनेगा, एफ एस cos 90 दैट इज 0। क्लियर है बच्चा, पता चल रहा है ये वाला। ये एग्जाम्पल किसका है, नॉर्मल याद करो, 9th के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक आदमी अपने सर पे कोई सामान लेके चलेगा और वो यहां से यहां मूव भी कर जाएगा तो उसका वर्क डन 0 होएगा। क्यों, पहली बात तो क्या सच में ऐसा होता है, चलो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं कि वर्क डन 0 क्यों होगा। ये जो अपने पास ऑब्जेक्ट लेके चल रहा है इसका वेट कहां है, नीचे को mg, और यही वेट फोर्स का काम करेगा, लेकिन ये डिस्प्लेस कहां कर रहा है, उधर को, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हुआ कि नहीं, हाँ जी ठीक है। ये बात समझ में आई है बेटा, वर्क डन 0 का लॉजिक समझ में आया। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सर पे 30 किलो का वजन रख देता हूं और मैं तुम्हें बोल रहा हूं सीधे चले जाओ, चलते जाओ, वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है। अगर वर्क डन नहीं हो रहा है तो तुम्हारी एनर्जी यूज नहीं होनी चाहिए, है ना, ये बताओ फैक्ट है कि नहीं। अगर यहां वर्क डन नहीं हो रहा है तो तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम भी नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें थकावट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बट होती है, सबको पता है। 30 की जगह अगर मैं अभी मान लो 50 किलो रख देता हूं तो थकावट क्या पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, 60-70 रख देंगे तो और तसल्ली हो जाएगी। क्यों भाई, वर्क डन तो हो ही नहीं रहा यहां से यहां तक जाने में, है ना। 9th क्लास में मैंने जब भी बच्चों को पढ़ाया तो वो बहुत खुशी से कूली का एग्जाम्पल लगा लेते हैं, या किसी को भी कहते हैं तो अपने सर पे बैग रख के चल, वर्क डन नहीं होगा। तो क्या सच में वर्क डन नहीं है, और वर्क डन नहीं है तो हम कूली को पैसे क्यों दे रहे हैं जब हम कहते हैं सामान उठा लो। ये तो पता है ना कि हम थक रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, या हम उसको मान रहे हैं कि वो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन फिर 0 कैसे है। एक्चुअल में ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन किसके लिए है, ये विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन नहीं है। ये मिसकंसेप्शन को समझना, यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बंदा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल उस ऑब्जेक्ट को सामने लेके जा रहा है। एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई। ये ऑब्जेक्ट जिस ग्राउंड लेवल से जिस हाइट पे था, जब बंदा यहां चला गया तब भी ग्राउंड लेवल से उसी हाइट पे। अगर एक ऑब्जेक्ट इस लेवल को सेम कंटिन्यू करते हुए यहां तक आ गया, क्या उसकी हाइट में चेंज आया, नहीं आया। अगर हाइट में चेंज नहीं आया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो ग्रेविटी ने उस पर कोई काम नहीं किया, ग्रेविटी कांस्टेंट एक काम करके उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, वो एक एफर्ट लगा रही है टू क्रिएट अ चेंज। लेकिन क्या चेंज क्रिएट हुआ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेविटी के थ्रू वर्क डन तब होता है जब ऊपर या नीचे जाए। समझ में आ रही है बात। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ग्रेविटेशनल वर्क डन नहीं हुआ। समझ में आई है, इसलिए तुम थक गए हो, क्योंकि तुम उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए एक फोर्स लगा रहे हो उसको चलते हुए, तुम नीचे नहीं जाने दे रहे, है ना। पता चल गया। चलो अब उसके बाद आता है बच्चे, जब कोई चीज लिफ्ट कर रहे होंगे, हाँ जी बिल्कुल, तो फिर ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर नेगेटिव वर्क डन होगा। बिल्कुल होना चाहिए, यही होता है। अब देखो इसने जो एग्जांपल लिया है क्या बोला है बच्चे, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे तो ग्रेविटी के प्रोस्पेक्टिव से वर्क डन नेगेटिव होता है। बिल्कुल नेगेटिव होता है, क्योंकि हम -g नहीं लेते उस केस में। सोच के देखो, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल पुल नीचे है, तो ये ऑब्जेक्ट -g के साथ गया कि नहीं। अगर -g के साथ गया, फोर्स क्या थी mg,
और इसी के बराबर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटी, किस एक्सेलरेशन के साथ? माइनस जी के साथ। तो फोर्स नेगेटिव आ गई है, तो वर्क डन भी माइनस में आया कि नहीं, है ना? अगर मैं ग्रेविटेशनल, या इसको मैं सिंपल इसी फंडे से करूं, नेगेटिव वाले को इसको छोड़ो, एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल पुल कहां लग रहा है? नीचे को। फोर्स कहां लगी? नीचे को। मैंने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट में कहां आई? ऊपर। एंगल कितना बना? 180 डिग्री। वर्क डन क्या हुआ? एफ एस कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है? -1 माइनस एफ एस। नेगेटिव वर्क डन आया कि नहीं? समझ में आई ये बात? एक दूसरा एग्जांपल क्या होता है बच्चा? पुली वाला। अगर हमारे पास एक पुली है, उसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को एक सिंगल स्ट्रिंग से बांध दिया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैं फोर्स लगा रहा हूं पुली पे, इधर फोर्स कहां लग रही है? नीचे की साइड। ऑब्जेक्ट कहां डिस्प्लेस हो रहा है? ऊपर की साइड। एंगल कितना बन गया? 180। वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। समझ में आई ये बात? तो ये नेचर ऑफ वर्क डन समझ में आ गया सबको? जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हमारे पास आता है बच्चा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास हमने एक केस कंसीडर किया हुआ है, ग्राफिकल मेथड से हम वर्क डन निकालने वाले। यहां ध्यान से देखो, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है? और ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन वगैरह कुछ नहीं है, ये चेंज करिए, कर्व सा कुछ बन रहा है। दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे ये फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। और अगर फोर्स चेंज हो रही है तो वेरिएबल फोर्स है कि नहीं? अब मैंने क्या करा, इस वेरिएबल फोर्स के साथ ही बीच में एक स्ट्रिप बना ली। पहली बात, ग्राफ को समझते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ एक्स से लेके एक्स बी तक बाय द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन वेरिएबल फोर्स एंड दैट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डीसी कर्व। सॉर्टेड है। अब मैंने बीच में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करी है, dx, ठीक है? खुशी, ये हमारे पास क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। देन और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारी फोर्स क्या है? sp, और dx के बाद क्या है? qr। अगर मैं इस dx को एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लूं, तो एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैं यहां अगर बहुत छोटी सी बना देता हूं, ऐसे बहुत छोटी सी रेक्टेंगल को मतलब बहुत छोटी सी एक लाइन बना देता हूं जो एग्जैक्टली कैसे करके स्ट्रेट लाइन बन गई। ये क्या है? अरे ये सीधी नहीं बन रही है, रुको, ठीक है? मान लो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई है, ठीक है? अब ये जो बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला पार्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आ गया है ना? ऊपर वाला पार्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ गया। हाँ जी, तो ये अगर पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन आ गया है तो ध्यान से देखो, ये पतली सी जो स्ट्रिप है ये तो रेक्टेंगल बन गई कि नहीं? तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। समझ में आ रही है बात? मैंने वो इतनी पतली स्ट्रिप क्यों नहीं बनाई थी कि विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम अभी क्या करते हैं, हम उसी चीज को थोड़ा सा इनलार्ज करके देख रहे हैं एक तरह से। तो ये जो ये SPQRS बन गया है, ये एक रेक्टेंगल बना कि नहीं? एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है बच्चा? फोर्स। ब्रेथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। निकला कि नहीं? तो जो स्मॉल वर्क डन निकलेगा वो क्या निकलेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो स्मॉल वर्क डन है इट इज गिवन बाय एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल। हुआ कि नहीं? जो dx के लिए हमारे पास स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम P to Q is given by force into displacement, that is PS into PQ, which is area of strip PQRS. Sorted है? अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? either it is equal to sigma of dw, सिग्मा कैसे? छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप्स निकालते हैं, सबके एरिया का सम कर देते हैं, या फिर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं x से xb तक fdx को, और जब मैं x से xb तक अगर उसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा कि नहीं हमारे पास? तो टोटल वर्क डन इज गिवन बाय एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS का इंटीग्रेशन x से xb तक, which is equal to एरिया अंडर ADCB। क्लियर है? तो वेरिएबल फोर्स एरिया अंडर द ग्राफ फॉर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर है? तो कहीं पर भी हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बना है, उस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया है उसकी वैल्यू निकाल दो, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू वर्क डन। डन है? समझ में आ गया?
अगर क्वेश्चन आता है तो निकाल सकते हो आराम से। फिर हमारे पास आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है बेटा, दोज फोर्सेस which do not depend on the path, that is conservative forces. Conservative forces क्या रहेंगी, a force is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on initial and final position of the body and do not depends on the nature of path followed between the initial and final position. दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं और वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल के तौर पे लगा लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेस्ट एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया डायरेक्टली, सीधा सीधा सा हमने उसे लिफ्ट कर दिया, देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m, और उसको हम सीधा सीधा सा लिफ्ट कर रहे हैं। देखो जरा, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है बच्चा, इसको हमने लिफ्ट कर दिया सीधा सीधा सा ऊपर, h हाइट, इसका वेट कितना था mg, तो हमारा वर्क डन कितना होगा mgh, क्योंकि जो वेट है वो फोर्स का काम करेगा, सीधा सीधा हो गया है ना। तो मैंने जितनी फोर्स लगाई वेट के अगेंस्ट, वर्क डन बाय मी इज इक्वल टू mgh। ये क्लियर है? क्या इसमें हमें पाथ का फर्क पड़ा? चलो अभी शायद तुम्हें लग रहा हो कि पड़ा है कि नहीं पड़ा, देखेंगे। अब मैंने इसी वेट को एक स्टेयर के थ्रू एक हाइट पे पहुंचाया, ठीक है, एक सिस्टम है पूरा, स्टेयर्स के थ्रू इस हाइट तक हमने पहुंचाया, और ये जो हाइट है मान लेते हैं वो h है, जो कि सेम हाइट है। क्लियर? सेम वेट को अब हम एक बार ऊपर फिर स्टेयर्स के फॉर्म में ऊपर तक पहुंचाएंगे, पाथ बिल्कुल चेंज कर दिए। अब एक बात देखो, मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है h डैश, ये वाला जो हाइट है, और ये यूनिफॉर्म है, हर तरफ h डैश हाइट चल रही है, और ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं, किसी को दिक्कत? मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी, n स्टेयर्स हैं, तो n टाइम्स h डैश इज इक्वल टू टोटल हाइट आएगी कि नहीं, है ना। छोटी छोटी सारी हाइट्स का सम कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी। अब मैं अपने वर्क डन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूं। पहला पार्ट जब मैं ऊपर गया, दूसरा पार्ट जब मैं आगे की तरफ गया, एक बार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक बार हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब जब मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करी तो h डैश की हाइट तक, तो वर्क डन कितना होगा mgh डैश, प्लस अब जब मैं हॉरिजॉन्टल वर्क डन कर रहा हूं, ये वाला, इसमें एक बात बताओ, जब मैं हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं, ऑब्जेक्ट का वेट तो इधर चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, एंगल राइट एंगल का बन गया, वर्क डन क्या हो गया, जीरो हुआ कि नहीं। और ऐसे ऐसे कितनी स्टेयर्स हैं n, तो मेरे पास mgh डैश प्लस जीरो टाइम्स n कर दूं, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। जैसे यहाँ पे जो वर्क डन हुआ था, यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है कि नहीं। किसी बच्चे को इस चीज से प्रॉब्लम है कि भाई एनर्जी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी चलो एनर्जी टॉपिक आएगा, भी डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट जैसे मर्जी टेढ़ा मेढ़ा करके एक हाइट पे लेके गए, वर्क डन क्या आया mg n इंटू एच डैश, है ना, और n इंटू एच डैश क्या होता है h, तो ये mgh आया कि नहीं, जो यहाँ आया था वो सेम वैल्यू आ रही है, पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, कंजर्वेटिव, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। चाहे हम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा भी कुछ लेके जाएंगे तो वर्क डन जो होगा डिस्प्लेसमेंट dx और dy के टर्म में होगी, टोटल वर्क डन जो निकलेगा वो अल्टीमेटली mgh ही निकलना है। क्लियर बात है ये, किसी को परेशानी? कंजर्वेटिव ठीक। अब आता है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होंगी बच्चे, जहां पर फ्रिक्शन आ जाएगा, विस्कस ड्रैग आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट को हम चाहे स्लाइड कर रहे हैं, चाहे हम रोल कर रहे हैं, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन अलग है, अलग है, तो अलग तरीके का वर्क डन होगा कि नहीं, एफर्ट चेंज हो जाएगा बिल्कुल हमारा। तो जहां पर फ्रिक्शन आ गया है, जहां विस्कस ड्रैग आ गया है, विस्कस ड्रैग क्या होता है, जो फ्लूइड्स, गैसेस या लिक्विड हमें बैकवर्ड साइड में पुश कर रहे होते हैं, मोशन के अगेंस्ट काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, विस्कस ड्रैग। तो जहां पर ये चीजें आ जाती है वहां सरफेस मैटर करेगा,
नेचर ऑफ पाथ मैटर करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर बात है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास क्या आते हैं बेटा, इफ इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पोजीशन, फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स एक्सेट्रा। सॉर्टेड है। इसके बाद अपना टॉपिक आता है बेटा पावर। पावर में हमारे पास क्या रहता है, पावर अपने को पता है टाइम रेट एट विच वर्क इज डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर which is equal to work done by time taken, dw by dt, dw is equal to f dot ds, है ना। dw क्या होता है, small work done is equal to force into displacement। अब displacement by time taken velocity होता है कि नहीं, पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां मैंने क्या किया, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी लिख दूं, मैं लिख सकता हूं। तो हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और वो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या बोल सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा। क्लियर है, सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, है ना, ये क्या है, इट इज द आउटपुट ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट, ये भी क्या आ गया, एक स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन वर्क डन अपॉन टाइम ml/t-2/2 ml/t-3, और स्टैंडर्ड यूनिट वॉट which is equal to joule per second। Sorted है बच्चा। 1 kilowatt is equal to 1000 watt, 1 megawatt is equal to 10 raised to the power 6, 1 watt is equal to 1 joule per second और 10 raised to the power 7 अर्ज per second। हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 746 वॉट के इक्वल। सॉर्टेड है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है बच्चा, एमकेएस के अंदर केजीएफ मीटर पर सेकेंड और सीजीएस के अंदर जीएफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉर्टेड है। अब आता है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी क्या होता है बच्चा, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, सेम स्टैंडर्ड यूनिट जूल, ml/t-2 जो डायमेंशन है, अर्ज में 10 raised to the power -7 जूल्स के इक्वल होता है 1 अर्ज, कैलोरीज में 4.2 जूल्स के इक्वल रहेगा 1 कैलोरी, और किलोवाट आवर kWh is equal to 3.6 into 10 raised to the power 6 जूल्स। ये किलोवाट आवर क्या होती है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, हम कहते हैं ना घर पे इतनी बिजली की यूनिट निकल गई, इतनी यूनिट निकल गई, वो बेसिकली किलोवाट आवर के अंदर निकलती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना, ये ईवीवी क्या है, ये हमारे पास एनर्जी की यूनिट है। 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power -19 जूल्स। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV 1.6 into 10 raised to the power -13 जूल्स। सॉर्टेड है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चे, एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब मान लेते हैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली मान लेते हैं वो रेस्ट पे था, मैंने उस पर एक लगाई फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट हो गई S की, ठीक है, ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हुए, और फाइनल वेलोसिटी एक सर्टेन टाइम के बाद कितनी आ गई है, v। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन याद है 9th क्लास में, v² - u² is equal to 2as, पता है सबको ये, u की वैल्यू 0 है तो v² is equal to 2as आ गया, a निकालना है तो v² by 2s आया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो ये हमारे पास a की वैल्यू निकली थी, ये यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, तो हमारे पास फोर्स क्या निकल गया, मास इनटू v² by 2s। वर्क डन क्या होता है, F डॉट S mv² by 2s into s, s से s कैंसिल आउट हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv²। दैट मींस अमाउंट ऑफ वर्क done on the object to change its velocity from 0 to v is stored in form of kinetic energy and which is given by half mv²। सिंपल है बच्चा, ये बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई टफ नहीं है खास, 9th लेवल का ये तो इजीली निकल भी जाएगा, नहीं आएगा तो बता देना, डिस्कस करा दो। अब है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ये भी सेम 9th क्लास में हमने किया हुआ है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। अगर मैं हाफ mv² में मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, हाँ जी, तो मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड किया तो हाफ m² v² by m आ गया कि नहीं, और जो ये m² v² है, इसको मैं p² लिख सकता हूं, है ना, तो ये हमारे पास आ गया हाफ p² by m। डन है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, it is directly proportional, or p² is directly proportional to mass if kinetic energy is constant, p is directly proportional to square root of m, or p is directly proportional to kinetic energy of the object under the root। डन है। अब आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, याद हो अगर, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, चेंज इन काइनेटिक क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम थी और हमने डिराइव भी किया था इसे।
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसी को अब हम डिराइव करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलस डाल देंगे। है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम? अकॉर्डिंग टू दिस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सॉर्टेड है ये। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। किसी को दिक्कत? ठीक है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू डालते हैं m dv by dt डॉट ds। अब ds by dt को मैं वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकता हूं, है कि नहीं? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन इज वेलोसिटी। तो मैंने dw इज इक्वल टू m dv इंटू v या mv dv लिख लिया। अब क्या करो, ये स्मॉल वर्क डन था, टोटल वर्क डन करना है तो क्या करो? इंटीग्रेट कर देते हैं। करो इंटीग्रेट। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, और यहाँ पे mv dv, जहां पर हमारी वेलोसिटी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u से कहां तक जा रही है? हमारे पास u से होते हुए v तक जा रही है। m कांस्टेंट है, v का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा? v स्क्वायर बाय 2। सबको पता है पावर रूल, है ना? इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x रेज़ टू द पावर n है तो पावर एक इंक्रीज हो जाती है और उसी पावर से हम डिवाइड करते हैं, और जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट और माइनस लगा के फिर एक बार लोअर लिमिट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का सीधा। तो ये हमने m v स्क्वायर बाई 2 v से u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, m बाई 2 मल्टीप्लाई किया, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हमारा वर्क डन निकल जाता है। सॉर्टेड है बच्चा? बच्चा अब इसी के बेसिस पे जो वर्क डन है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक के बेसिस पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जितना हमने अभी तक किया। अगर टॉपिक की बात करें, एक भी नया फॉर्मूला नहीं आया, सारा का सारा भी हमने 9th वाला ही पार्ट कवर किया। सिर्फ उसके अंदर थोड़ा बहुत हमने कैलकुलस को यूज कर लिया और ग्राफिकल मेथड यूज किया। इसी के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल्स हैं। एक दो क्वेश्चन एक काम करते हैं, हम करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चे सारे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन को पढ़ो साथ साथ में। A uniform chain of length 2 meter, a uniform chain of length 2 meter is kept on the table such that the length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? ये क्वेश्चन समझ में आया किसी को? अगर इस क्वेश्चन को डायग्राम वाइज बनाओ तो हमें क्या बोला? एक चेन है जिसका कुछ पार्ट टेबल से नीचे लटका हुआ है ना, तो हमें उसको ओवरऑल टेबल तक लाने में कितना वर्क डन होगा? एक यूनिफॉर्म चेन लेंथ है। यूनिफॉर्म चेन का मतलब क्या हुआ? कि उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारे पास, मान लो अपने पास ये टेबल है, तो इस टेबल के ऊपर से हमारे पास जो 2 मीटर की चेन है, इज केप्ट ऑन द टेबल सच दैट लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रॉम द एज। यहां से तो 60 सेंटीमीटर की चेन है जो नीचे लटकी हुई है, ऐसा बच्चा मान लेते हैं। अगर 2 मीटर की टोटल थी तो 140 सेंटीमीटर की चेन ऊपर आ गई, है ना? 2 मीटर है मतलब 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर में से 60 सेंटीमीटर नीचे लटकी हुई है तो 140 ऊपर थी। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी बच्चे, एक मिनट। तो ये वाली बात समझ में आ गई है? द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg। टोटल मास कितना है? 4 kg का। अगर टोटल मास 4 kg का है, what is the work done in pulling the entire chain on the table? हमें पूरी चेन को टेबल पे लेके आना, तो मतलब जो 60 सेंटीमीटर वाला वेट नीचे लटका हुआ है उसी के ऊपर वर्क डन होना है, सिर्फ होना है कि नहीं? अब डिस्टेंस कितना लोगे? h कितना लोगे? अगर टेबल के हिसाब से 60 सेंटीमीटर ले लोगे, है ना? अब एक बार डिस्कस करते हैं। पहले देखो मास कितना गिवन है बेटा? 4 kg फॉर 200 सेंटीमीटर, है ना? तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना आएगा? 4/200, ऐसा ही बना, है ना? और हमारा तो 60 सेंटीमीटर नीचे लटका हुआ, तो 60 सेंटीमीटर का वेट हमारे पास आ जाएगा कि नहीं? काटा पीटी कर लोगे? 24/20, है ना? ये निकल गया, सॉल्व कर लोगे अपने आप, जो भी निकला है। तो 24/20 kg मास इस जो 60 सेंटीमीटर वाला पार्ट है उसका है। अब जो 24/20 है, इसकी हाइट लेनी है, तो हम क्या करा करते हैं बेटा? सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया करते हैं।
हम ये नहीं कह सकते कि 60 सेंटीमीटर पे सारा मास है, क्योंकि 60 सेंटीमीटर पे आगे तो चेन खत्म हो रही है, और जब तुम ऊपर तक ड्रैग करते जाओगे क्या 60 सेंटीमीटर वाला ही सिर्फ मास काम कर रहा है? जो ऊपर वाला मास है वो तो 60 पे नहीं है, नीचे वाला मास नहीं, कहीं कहीं पे सिर्फ एंड वाला पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे है। तो ऐसे केसेस में, चेन वाले केसेस में हम हमेशा क्या करते हैं, रोप वाले केसेस में सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। और सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे, क्योंकि यूनिफॉर्म चेन गिवन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो कुछ और गिवन होता, तो यूनिफॉर्म है तो हमारा जो वेट आएगा वो कहाँ आएगा? 30 सेंटीमीटर। तो H की वैल्यू आ गई है 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गई है बच्चा? मास आ गया हमारे पास, सॉल्व करना बच्चा, इसे काटापीटी करना, 10 12 1.2 ऐसे ही आ गया। G की वैल्यू 9.8 गिवन है, इसमें 10 लेने को बोला, बस 10 ले लेते हैं फिर सीधा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो वर्क डन लगेगा क्या निकलेगा? mgh 1.2 इंटू 10 इंटू 30 कितना निकल गया? सर उसको मीटर में कर लो। किसको? हाँ, एक और गड़बड़ है, सॉरी, सेंटीमीटर, इसको मीटर में करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो 30 है इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये हमारे पास यहाँ केजी है। तो जो h है उसको 30/100 करेंगे, 0.3 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो बच्चा इसे, अब जितना भी निकल गया 3.6। ठीक बात है, पता चला है? इसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा ट्विस्टेड नहीं मिलेगा इन क्वेश्चंस में, इसी टाइप से मिलेगा कि जहां थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाना पड़ गया, कहीं पे डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफरेंट तुम्हें 9th लेवल से लेके आएगा। इन क्वेश्चंस को हर बच्चा अटेम्प्ट करके रखेगा बच्चे। जिसके भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद कहीं आगे का टॉपिक हम प्रोसीड करेंगे। क्लियर बात है? ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर बच्चे को करके रखने हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जहां से हमारे +1 के एक हार्डकोर टॉपिक नए तरह का कुछ इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी के बेसिस पे फिर आगे जाके कोलिजन थ्योरी, ये वाला पार्ट आएगा जो बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक होगा। तो यहाँ तक का पार्ट वाइंड अप करके आना है जितना हमने आज किया। डन।